नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट के बारे में। यहां पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम पहले ही डाल चुके हैं। यदि आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप थर्ड पार्ट देखिएगा। 30 प्रश्न मिलेंगे सभी वीडियो में और वहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप आपका आकलन कर सकते हैं कि यदि इस तरीके से आपके सामने 30 प्रश्न आ जाएंगे तो आप कितने नंबर ला सकते हैं। देखते हैं दोस्तों 30 में से 30 नंबर कौन ला सकता है। आई होप हम आशा करेंगे कि सभी जितने भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो सभी 30 में से 30 अंक प्राप्त करें और अपना जो स्कोर है वो अच्छा कर सके। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको हर वीडियो में बता रहे हैं कि हमारा जो ऐप है टेट सक्सेस हमने लॉन्च किया है वो सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक PDF मिलेगी, जाकर एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए। यदि आपको पसंद नहीं आए तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो एक बार ऐप्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे। अलग अलग सेक्शन में वहाँ पर आप क्यूज भी लगा सकते हैं और आपका स्कोर जान सकते हैं कि आप उन प्रश्नों में कितने नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का। वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है वनोन्मूलन के फलस्वरूप। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है वनोन्मूलन के फलस्वरूप। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी नर व मादा दिखने में समान होते हैं। कौन सा पक्षी है जो नर व मादा दिखने में समान होते हैं। बुलबुल, कोयल, गोरैया या फिर मधुखोरा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ पक्षी बुलबुल है। बुलबुल पक्षी नर व मादा दिखने में समान होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, खनिज, लकड़ी या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको बताना है। तो प्राकृतिक संसाधन में जल भी आता है, खनिज भी आता है और लकड़ी, ये तीनों ही प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है 4 विकल्पों में से वो कौन सी विशेषता है जो बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं और जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तीनों ही बरगद के पेड़ की विशेषता है। यहाँ पर जड़ें भोजन का भंडारण करती है, यह विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं तो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। यहाँ पर आपको बताना है उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। नारियल, सेब, लीची या फिर चीड़। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है उसने केरल में नारियल के वृक्ष देखे होंगे। कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल के। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। यहाँ पर 4 विकल्पों में से आपको बताना है वो कौन से पौधे हैं जो दूर दूर प्रसारित होंगे। बीजाणु द्वारा प्रकनित पौधे, बीज द्वारा प्रकनित पौधे, फल द्वारा प्रकनित पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। वह जीव क्या कहलाता है दोस्तों? जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए। परजीवी, सहभोगी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वहाँ जीव सहभोगी कहलाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्याज, आलू, अदरक है, जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र है। सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है कि प्याज, आलू, अदरक क्या है। जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र हैं। वहीं पर मैं इसका सही आंसर बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। यहाँ पर आपको एक कोशीय सूक्ष्म जीव के बारे में बताना है कौन सा है। स्पाइरोगायरा है, विषाणु है, पेरामीशियम है या फिर हाइड्रा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पेरामीशियम। पेरामीशियम एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें होता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन? पौधों में मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में या फिर पराग कोष में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पराग कोष में। पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो पराग कोष में होता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र में है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गुजरात में। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार का आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या फिर अधिक तेज चाल? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। यहाँ मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? अमाशय में, श्वास नलिका में, आंत में या फिर वायुकोश में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में श्वास नलिका में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? श्वास नलिका में मिलते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? सरल सा प्रश्न है, काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो जाइलम है दोस्तों, जाइलम सरल उत्तक नहीं है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यहाँ पर आपको बताना है भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में या फिर 1997 में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2006 में पारित किया गया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से वो कौन सी विशेषता है जो परिवार की नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। यहाँ विशेषता परिवार की नहीं है, क्योंकि जो प्रत्येक सदस्य की आय होती है, जो घर का मुखिया होता है, वहाँ पर उनकी आय जमा होती है, ना कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990 को, 22 जुलाई 2002 को या फिर 26 सितंबर 1994 को? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो 26 सितंबर 1994 को की गई थी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स है, खासी हिल्स पहाड़ियाँ हैं, हिमालय है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है वो हिमालय है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या फिर बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया, चींटी, दीमक या फिर मकड़ी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मकड़ी। मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या फिर बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? वो कौन सा जानवर है? बाघ है, गिद्ध है, रेशम का कीड़ा है या फिर कुत्ता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वह जानवर गिद्ध है। 4 विकल्पों में से गिद्ध की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वहां अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें रेगिस्तान पर्वतों में, यहाँ पर आपको बताना है जो सुरंगें हैं ये कौन से पर्वतों में हैं? विंध्याचल में है, अरावली में है, पश्चिमी घाट में है या फिर पूर्वी घाट में है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में है। याद रखिएगा जो यहाँ सुरंगें हैं ये पश्चिमी घाट पर्वतों में। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है या फिर बगुला भैंस को डराना चाहता है? यह प्रश्न सेटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो शायद आपने यह प्रश्न पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है जड़ का वहाँ कौन सा कार्य है जो पौधों के लिए नहीं है। भोजन भंडारण या फिर संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना या फिर जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। ये जड़ का कार्य पौधों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। हाथी, सांप, गेंडा या फिर शेर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य शेर का संरक्षण करता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। किसका संरक्षण करता है? शेर का संरक्षण करता है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राज़ील में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा है ये चीन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। चार विकल्प को देखकर ही दोस्तों आप बता सकते हैं कि कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बरगद। बरगद वृक्ष का उदाहरण है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण करता है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा पक्षी है जो स्वयं के नीड़ का निर्माण करता है। कौवा है, कोयल है, गोरैया है या फिर बुलबुल है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वहाँ पक्षी कोयल है। कोयल स्वयं के नीड़ का निर्माण करता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। स्थली, जली, उभयधर्मी या फिर मरुस्थलीय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मरुस्थलीय। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक मरुस्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है चार विकल्पों में से कौन सा हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठोस अवशिष्ट फेंकना, वनोन्मूलन, वन रोपण या फिर जीवाश्मीय ईंधन का उपयोग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वन रोपण। वन रोपण हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है। चार विकल्पों में से आपको बताना है जो पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति होती है वो किस कारण से होती है। ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है। किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।